हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टारगेट टीचिंग स्कूल। तो सीटेट के लिए आपकी प्रैक्टिस सेट चल रही है अभी सीडीपी और पेडागोजी के लिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। इससे और भी पहले क्लासेस हो चुकी हैं, जो पहली बार जुड़े हैं सेशन से वो चैनल पर जाकर और भी क्लासेस देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। कथन और तर्क पर आधारित जो है आपके कई क्वेश्चन रखे जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन। बच्चों का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बच्चों के सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करता है। तो ये बिल्कुल सही बात कही गई है। यदि शारीरिक विकास सही नहीं होगा तो बच्चा जो है वो संज्ञानात्मक विकास नहीं कर पाएगा। बचपन में विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा एक दूसरे को बेहद प्रभावित करते हैं। ये भी बात बिल्कुल सही कही गई है। तो दोनों ही कथन और तर्क जो है इसमें सही कही गए हैं और एक दूसरे की सही व्याख्या भी करते हैं। तो हम ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है। क्या कह रहा है प्रश्न कह रहा है कि विकास का कौन सा सिद्धांत ये सुझाता है कि विकास सिर से शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों से आगे बढ़ता है। तो जब सिर से शुरू हो के वो पैर तक चला जाता है तो उसे हम कहते हैं शीर्षगामी सिद्धांत, जिसे हम दो आपके मेथड बताए गए हैं सिद्धांत। एक तो सेफलोकॉर्डल हो जाएगा और एक प्रॉक्सी और दूसरा प्रॉक्सीमोडिस्टल है, जिसमें से अगर आपको ऑप्शन सेफलोकॉर्डल भी आ जाता है तो वो शीर्षगामी सिद्धांत ही है। ठीक है, तो अगर सेफलोकॉर्डल आ जाएगा तो भी आपको ऑप्शन वही लगाना है, या तो शीर्षगामी या फिर सेफलोकॉर्डल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है। क्या दिया है कि आनुवांशिक स्वभाव के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। जो आनुवांशिक स्वभाव होता है उसके पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को कौन संदर्भित करता है। परिपक्वता, अनुकूलन, पाण या फिर समाजीकरण। तो जो आपका आनुवांशिक वंशानुक्रम है ये परिपक्वता प्रभावित होती है इससे। ठीक है, परिपक्वता से तात्पर्य ये हो सकता है कि एक अवस्था तक शारीरिक व मानसिक विकास से, ठीक है, जन्म से जो सिद्धांत शुरू हो जाता है आपका मृत्यु तक चलता है, तो वो एक परिपक्वता। ठीक है, किस प्रकार से परिपक्वता आती है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 है। जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से कारक संज्ञानात्मक विकास की दिशा निर्धारित करते हैं। भाई जीन पियाजे क्या बात करते हैं। परिपक्वता, अनुबंधन, सजा और क्या दे रखा है, क्रिया और सामाजिक अनुभव। ठीक है, तो उपयुक्त में से कौन से हैं जो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दिशा निर्धारित करते हैं। जीन पियाजे जो है इन्होंने 4 कारकों की पहचान बताई थी। एक तो इन्होंने परिपक्वता बताई है, सक्रिय अन्वेषण बताया है, अनुकूलन और संतुलन। ठीक है, तो फर्स्ट की ओर हम लोग चले जाएंगे। इसमें सबसे पहला परिपक्वता हो जाएगा, अनुबंधन हो जाएगा आपका, क्रिया हो जाएगी और सामाजिक अनुभव। ठीक है, 4 उन्होंने कारक बताए थे, तो इसमें सजा नहीं बताई है। ठीक है, सजा वैसे भी नहीं रखनी बच्चों को, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 5वां दे रखा है कि जीन पियाजे के अनुसार उस बच्चे की सोच के बारे में क्या कहा जा सकता है जो मानता है कि जब पानी को एक बर्तन से दूसरे में डालते हैं तब पानी की मात्रा बर्तन के आकार के अनुसार कम या बढ़ जाती है। मतलब ये कही गई है बात कि अगर कोई ग्लास देखिए लंबा है, ठीक है, तो उसमें हमने पानी रख दिया, फिर उसके बाद हमने इसमें, तो क्वांटिटी आपकी सेम ही रहेगी। लेकिन बच्चा क्या कहता है कि इस वाले में भाई जब आपने इसमें रखा ब्रॉड वाले में तो पानी इतना है, इसमें पानी ऊपर चला गया। तो बच्चे इस सिद्धांत को नहीं समझ पाता है, वो इसकी क्वांटिटी ज़्यादा और इसकी क्वांटिटी को कम बता देता है। तो ये संरक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। बच्चा जो है वो संरक्षण के कौशल में नहीं है, अभी उसका संरक्षण कौशल सिद्धांत विकसित नहीं हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 6 दे रखा है। पियाजे के द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के चरणों का सही क्रम क्या है। पियाजे ने जो अवस्थाएं बताई हैं, 4 अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी हैं। सबसे पहली भाई आपकी संवेदी आ जाएगी, फिर पूर्व सक्रियात्मक आ जाएगी, फिर मूर्त संक्रियात्मक आ जाएगी, फिर आपकी आ जाएगी अमूर्त या फिर औपचारिक। ठीक है, तो ये क्रम किस में दे रखा है, आपका पहले चरण में ही दे रखा है, पहले ऑप्शन में ही दे रखा है क्रम। संवेदी, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 7वां है। प्रश्न कह रहा है, नेहा खुद को अपनी माँ द्वारा लाई मिठाई जो मेहमानों के लिए है खाने से रोकती है, सोचकर कि खाने में वह पकड़ी जा सकती है। तो ये कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नेहा नैतिक विकास की किस अवस्था में है? यह नैतिक विकास की किस अवस्था में होगी? आपको आंसर खुद से सोचना है कि क्या आंसर हम लगा सकते हैं। कोलबर्ग जो है इन्होंने 6 चरण दिए हैं, ठीक है, नैतिक विकास के। तो यह सजा और आज्ञाकारिता का अभिविन्यास है। जो नेहा है वो सोच रही यदि मैंने मिठाइयाँ खा ली तो मुझे सज़ा मिलेगी, तो वह सज़ा और आज्ञा मान रही है ना कि मुझे सज़ा भी ना मिले, और आज्ञाकारिता का अभिविन्यास का पालन करती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। 8वां नंबर प्रश्न है, किसके सिद्धांतों के अनुसार बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षी व वयस्कों से अंतःक्रिया से सीखते हैं? तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर समाज का ही तो निर्माण हो रहा है। कई सारे बच्चे जो हैं वो अपने समान बच्चे या अपने से बड़े बच्चों के द्वारा क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो ये ले वाइगोस्की ने समाज की बात की है, समाज की और संस्कृति की, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं भाई। प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न में क्या कहा गया है? ले वाइगोस्की निम्न में से किसकी संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है? तो ले वाइगोस्की जो है ये किस चीज़ के बारे में कहते हैं? इन्होंने SSL की बात की है, सामाजिक, सांस्कृतिक और लैंग्वेज, इन तीनों की बात कही है ले वाइगोस्की ने। तो सांस्कृतिक परिवेश आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत में शरीर और वस्तुओं दोनों को कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता की कौन सी बुद्धि कहा जाता है? बच्चा जो है शरीर और वस्तुओं दोनों को कुशलतापूर्वक से उपयोग कर रहा है, तो देखिए शरीर आए तो शारीरिक गति आ जाएगी ना, तो इसे हम बोलेंगे शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 11वां है। प्रश्न पढ़ लीजिए पहले। दृश्य स्थानिक बुद्धि में क्या शामिल है? मतलब देखकर कैसे समझ पाता है बच्चा? तो देखिए ऑप्शन क्या दिए हैं, लय ताल मीटर, कहानी कविताओं को हम पढ़ के, और लय ताल मीटर ये संगीत से जुड़ी हुई हैं, प्राकृतिक रूपों जैसे जानवरों और पौधे की प्रजातियों, चट्टानों, ये सब जो है आपका साइंस से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और पहला ऑप्शन क्या दे रखा था? पहला दिया था छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता। तो ये एक तरीके से ये सब देखकर ही तो बच्चा पता कर पाएगा ना, तो ये दृश्य स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 12वां है। क्या कह रहा है प्रश्न? सह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी है कि मजबूत बनो और लड़कियों की तरह नम्र व्यवहार मत करो। तो ये किसके अंदर? देखिए जेंडर समता में सभी समान है, समानता में सबको इक्वल, समता में मतलब क्षमता के अकॉर्डिंग निर्धारित करना, समानता में सभी समान है, भूमिका में लचीलापन कि भाई बच्चों के अकॉर्डिंग लचीलापन है, लेकिन यहाँ पे जेंडर रूढ़िबद्धता की बात की गई है, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शैक्षणिक रणनीतियाँ क्या होनी चाहिए? विविध शिक्षार्थियों से तात्पर्य ये हो जाएगा कि कई तरह के बच्चे हैं, कुछ की क्षमता ज़्यादा है, कुछ की क्षमता कम है, तो इनमें क्या करना चाहिए? देखिए अगर हम ऑप्शन एलिमिनेट करके भी करें तो हम कर सकते हैं। मानकीकृत आपका एक नेगेटिव टैग वर्ड है, गैर प्रासंगिक भी आपका एक नेगेटिव। देखिए प्रासंगिक होता तो आपका पॉजिटिव हो जाता, लेकिन गैर लग गया ना, फिर दृष्टिकोण में अनम्यता भी आपका एक नेगेटिव पॉजिट टैग वर्ड है। तो उचित समावेशन के द्वारा हम विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में एक सटीक रणनीति बना सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, सीखने के लिए मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? मतलब मूल्यांकन जो है वो हमें कब करना चाहिए भाई? चलिए देखिए ऑप्शन क्या दिए हैं आपके, मूल्यांकन की किसी एक ही रणनीति से, देखिए किसी एक ही रणनीति के द्वारा केवल हमें मूल्यांकन नहीं करना है, तो ये यहीं पे आपका रॉन्ग हो गया। ये सीखने में होने वाले बदलाव का अवलोकन करती है। देखते हैं आगे क्या है, ये बच्चे की व्यक्तिगत व विशिष्ट ज़रूरतों को नहीं पहचानती। भाई मूल्यांकन के द्वारा तो पहचाना जाएगा ना कि क्या उसकी ज़रूरत है। ये शिक्षकों के मानसिक मंदबुद्धि वाले बच्चों को पहचानने में, केवल मानसिक मंदबुद्धि वाले बच्चों की आप मूल्यांकन करेंगे, ये गलत है। तो आप करेंगे कि सीखने में होने वाले बदलाव का अवलोकन करके। चलिए अभी हम लोग केवल 15 प्रश्न ही करने वाले हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन करेंगे। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? छात्रों में भय और तनाव पैदा करना। गलत बात भाई, मूल्यांकन इसीलिए करना है क्या कि छात्रों में भय तनाव क्यों पैदा करेंगे? असुरक्षा और हीनता की भावना पैदा करना, ये भी गलत चीज़ है। फिर छात्रों
के बीच तुलना करना नेगेटिव है भाई। कभी भी आपको बच्चों को ना तो तुलना करना है, ना ही उनको सजा देनी। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सहायता करना, तो ये आपको ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसा लगा आपको सेशन, कमेंट करके बताएं। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप पहली बार जुड़े हैं हमसे। ठीक है, तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आपको समय समय पर वीडियो मिलती रहे। अब 7 जुलाई को ही आपका एग्ज़ाम आ गया है ना भाई, 7 जुलाई को डेट दे दी गई है। तो जब आप अभी से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे आप अच्छे से कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए, खुद से देखिए कि कौन सा आंसर सही है, कौन सा गलत है। फिर देखिए कि आपकी समझ कितनी विकसित है, क्योंकि जो सीटेट का एग्ज़ाम है ये आपकी समझ पे ही बेस्ड है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।